द डीप डाइव में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके दिए गए सोर्सेज को पढ़ते हैं और उनमें से सबसे काम की बातें और आइडियाज़ निकालकर आपके सामने रखते हैं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा गहरा और शायद थोड़ा असहज करने वाला है। डार्क साइकोलॉजी। हमारे पास जेम्स विलियम्स की एक किताब डार्क साइकोलॉजी के कुछ अंश हैं और हमारा मिशन ये समझना है कि लोगों को मैनिपुलेट करने की ये कला असल में है क्या, यह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे काम करती है और सबसे ज़रूरी हम इससे खुद को कैसे बचा सकते हैं। इस विषय की गंभीरता को समझने के लिए लेखक एक कहानी से शुरुआत करता है जो वाकई झकझोर देती है। उनके पड़ोस में एक बहुत ही अच्छी महिला रहती थी जिसे सब प्यार करते थे। कुछ समय पहले उसे ऑनलाइन एक सैनिक से प्यार हो गया। बातें हुई, वादे हुए और शादी की तारीख भी तय हो गई। शादी से ठीक पहले उस सैनिक ने कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। उस महिला ने बिना सोचे समझे अपना घर, अपनी छोटी सी दुकान, सब कुछ बेच दिया और सारे पैसे अपने होने वाले पति को भेज दिए। लेकिन वो कभी नहीं आया। वो सैनिक असल में था ही नहीं। एक झटके में वो महिला सड़क पर आ गई, उसका दिल टूट गया और जिंदगी बिखर गई। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, वो एक बहुत ही शातिर ऑनलाइन घोटाले का शिकार हुई थी। एक ऐसा घोटाला जो पूरी तरह से डार्क साइकोलॉजी के सिद्धांतों पर बनाया गया था। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये डार्क साइकोलॉजी है क्या? सुनने में किसी फिल्म का नाम लगता है, पर ये कोई जादू टोना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में इंसान के बर्ताव का, उसकी फितरत का अध्ययन है, लेकिन उसके सबसे स्याह पहलू का। उस पहलू का जो दूसरों का फायदा उठाने, उन्हें शिकार बनाने से जुड़ा है। ये सिर्फ गलती से किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जानबूझकर, सोच समझकर अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। मतलब ये किसी को कंट्रोल करने की कला है। एक तरह से हाँ। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि किताब के मुताबिक ये क्षमता हम सब में कहीं ना कहीं मौजूद है। सब में? हाँ, हम सब में थोड़ा शरारती या बुरा बनने की एक चिंगारी होती है, बस सही बटन दबने की देर है। फर्क बस इतना है कि ज़्यादातर लोग इन भावनाओं पर काबू रखते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें पालते पोसते हैं और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने में माहिर हो जाते हैं। अच्छा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक छोटा बच्चा रो धोकर अपनी बात मनवाना सीखता है। ये उसका पहला मैनिपुलेशन है, लेकिन जब यही आदत बड़ी होकर भावनात्मक ब्लैकमेल या दिमागी खेल में बदल जाती है, तो वो डार्क साइकोलॉजी बन जाती है। तो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा खतरनाक कॉम्बिनेशन है जो किसी को इतना मैनिपुलेटिव बना देता है? किताब कहती है कि ये 3 चीजों का एक परफेक्ट स्टॉर्म है जिसे वो डार्क ट्राइड कहते हैं। हाँ, ये डार्क ट्राइड बहुत खतरनाक मिश्रण है। इसमें पहला है नार्सिसिज्म। हाँ, और ये सिर्फ सेल्फी लेने का शौक नहीं है। ये गहरी भावना है कि मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझे हर चीज मिलनी चाहिए, और दूसरों की कामयाबी से जलना। ऐसे लोग हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत मानते हैं। और दूसरा है साइकोपैथी। ये नाम सुनते ही फिल्मों के विलेन याद आते हैं। और कुछ हद तक ये सही भी है। इसका सबसे बड़ा लक्षण है सहानुभूति या हमदर्दी की पूरी कमी। उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं होता। जरा भी नहीं। बिल्कुल नहीं। वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा है मैकियावेलियनिज्म। हाँ, ये नाम एक पुराने इटालियन दार्शनिक मैकियावेली से आया है। इसका सीधा सा मतलब है अपने लक्ष्य को पाने के लिए कुछ भी करना जायज है, चाहे वो धोखा देना हो, झूठ बोलना हो या किसी को इस्तेमाल करना। मतलब नैतिकता कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल, सिर्फ नतीजा मायने रखता है। जब ये तीनों, नार्सिसिज्म, साइकोपैथी और मैकियावेलिनिज्म, किसी एक इंसान में मिल जाते हैं, तो वो दूसरों के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। किताब में वो स्कूल ना जाने के लिए बीमार होने का नाटक करने का उदाहरण दिया गया है। ये तो हम में से कई लोगों ने बचपन में किया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो एक आम बहाने और खतरनाक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के बीच की लाइन कहाँ है? वो कब खतरनाक बन जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। वो लाइन तब पार होती है जब मैनिपुलेशन का मकसद किसी को नियंत्रित करना, उसका शोषण करना और उसे मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचाना बन जाता है। बचपन का बहाना हानि रहित है, लेकिन जब कोई आपके अंदर अपराध बोध जगाकर, आपको शर्मिंदा करके या आपको ही दोषी ठहराकर अपनी बात मनवाता है, तो वो खतरनाक हो जाता है। किताब कहती है कि ऐसे लोग अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अकेले होते हैं, जिनका आत्मविश्वास कम होता है या जिनमें दूसरों को खुश करने की आदत होती है। अच्छा, वो आपकी कमजोरी को पहचानते हैं। हाँ, और उसे ही अपना हथियार बना लेते हैं। तो मैनिपुलेशन में आप सच को तोड़ मरोड़ रहे हैं,
लेकिन किताब कहती है कि एक इससे भी खतरनाक लेवल है जहां आप सच को पूरी तरह से गायब ही कर देते हैं और यहीं से धोखा यानी डिसेप्शन शुरू होता है। बिल्कुल। डिसेप्शन मैनिपुलेशन का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसका एकमात्र लक्ष्य किसी को मूर्ख बनाना और विश्वासघात करना होता है। ये विश्वास पर ही पलता है। जितना गहरा विश्वास होता है, विश्वासघात उतना ही दर्दनाक होता है। किताब में एक और दिल दहला देने वाली कहानी है। एक आदमी ने शादी के 25 साल बाद पाया कि उसके तीनों बच्चे असल में उसके नहीं थे। ओह, ये जानने के बाद उसने अपनी जान ले ली। ये सुनना ही बहुत मुश्किल है। 25 साल का धोखा। ये वाकई भयानक है और ये दिखाता है कि धोखे की चोट कितनी गहरी हो सकती है। किताब एक और बात पे जोर देती है। हम सिर्फ दूसरों से धोखा नहीं खाते, हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। खुद से झूठ? हाँ, इसे आत्मधोखा कहते हैं। हम उन सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्हें हम देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच का सामना करना मुश्किल होता है। और एक मैनिपुलेटर इसी का फायदा उठाता है। वो जानता है कि आप सच नहीं देखना चाहते, इसलिए वो आपको एक आरामदायक झूठ परोसता है। किताब में एक और तकनीक का जिक्र है, हिप्नोसिस। अब ये सुनकर तो वही फिल्मों वाला सीन याद आता है जहां कोई पेंडुलम घुमाकर किसी को अपने वश में कर लेता है। क्या ये सच में वैसा ही है? नहीं, असल जिंदगी में हिप्नोसिस वैसा नहीं होता है। ये असल में दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जहां आप बहुत ज्यादा फोकस्ड और जागरूक होते हैं और इस वजह से सुझावों को आसानी से मानने लगते हैं। अच्छा। हाँ, ये कोई जादू नहीं बल्कि मनोविज्ञान है। और ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होता है? बिल्कुल, और ये सिर्फ बड़े बड़े राजनेताओं की बात नहीं है। सोचिए उस सेल्समैन के बारे में जो बार बार कहता है ये आपके लिए एकदम सही फैसला है, एक स्मार्ट फैसला, आप बाद में खुद को धन्यवाद देंगे। वो शब्दों के दोहराव से एक तरह का ट्रांस बना रहा है जहां आप उसके सुझाव को मानने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। सही बात है। यही रोजमर्रा की हिप्नोसिस है। कुछ रिश्तों में भी ऐसा होता है जहां एक पार्टनर दूसरे पर इतना हावी हो जाता है कि लोग कहते हैं उस पर तो जैसे किसी ने जादू कर दिया है। ये असल में सुझाव, दोहराव और भावनात्मक दबाव की शक्ति का खेल है। तो इस सब का क्या मतलब है? हम इन जालों में क्यों फंस जाते हैं? क्या हम कमजोर हैं? किताब के मुताबिक हम कमजोर नहीं हैं, हम इंसान हैं। हमारी सबसे बुनियादी मानवीय जरूरतें ही हमें धोखेबाजों का आसान निशाना बना देती हैं। जैसे कि प्यार पाने की इच्छा, किसी से जुड़ने की जरूरत और किसी चीज में विश्वास करने की हमारी आदत। ये हमारी ताकत भी है और हमारी सबसे बड़ी कमजोरियां भी। किताब इसे कुछ हिस्सों में बांट दिया। पहला पॉइंट प्यार और रिश्तों पर है, जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। वो कहते हैं कि एक पार्टनर धीरे धीरे आपकी कमियों को हथियार बना सकता है। हाँ, और ये बहुत चालाकी से होता है। ये ऐसे शुरू हो सकता है, तुम ये ड्रेस मत पहनो, अच्छी नहीं लगती। ओके। या तुम्हारे दोस्तों का तुम पर बुरा असर पड़ रहा है। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम करती हैं और आपको अपने दोस्तों और परिवार से अलग कर देती हैं। और फिर आप उन पर निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल, और देखते देखते आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह उन पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक जाल है जो धीरे धीरे बुना जाता है। दूसरा पॉइंट अंधविश्वास और धार्मिक मान्यताओं के बारे में है। ये कैसे काम करता है? ये हमारे डर का फायदा उठाता है। मौत का डर, भविष्य का डर, अज्ञात का डर। कोई नकली धार्मिक गुरु, कोई ज्योतिषी या चमत्कारी इलाज का दावा करने वाला कोई इंसान, ये सब हमारे डर को भुनाते हैं। वो हमें एक आसान समाधान का वादा करते हैं और बदले में हमारा पैसा, हमारा भरोसा और कभी-कभी हमारी पूरी जिंदगी ही ले लेते हैं। और फिर है सामाजिक कंडीशनिंग, मतलब जिस समाज में हम रहते हैं वो हमें कैसे कमजोर बनाता है। हमारा आज का समाज बहुत तेज रफ्तार है। हर कोई जल्दी सफल होना चाहता है, जल्दी अमीर बनना चाहता है। सही है। और यही लालच हमें जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं का शिकार बनाता है। पॉन्जी स्कीमें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो हमारे लालच और भरोसे दोनों का फायदा उठाती हैं। सोशल मीडिया का भी इसमें जिक्र है। हाँ, सोशल मीडिया भी इसमें एक बड़ा रोल निभाता है, जहां हम लाइक्स और कमेंट्स के लिए एक नकली परफेक्ट जिंदगी दिखाने लगते हैं। हम बाहरी सत्यापन के इतने भूखे हो जाते हैं कि हम असलियत से दूर हो जाते हैं। और आखिरी पॉइंट है भावनात्मक घाव, मतलब हमारे अतीत के अनुभव। बिल्कुल, हमारे पिछले बुरे अनुभव, चाहे वो बचपन का कोई हादसा हो या किसी रिश्ते में मिला धोखा, हमारे अंदर कुछ भावनात्मक ट्रिगर बना देते हैं। एक शातिर धोखेबाज इन ट्रिगर्स को पहचानने में माहिर होता है। वो जानता है कि कौन सी बात आपको गुस्सा दिलाएगी, कौन सी बात आपको दुखी करेगी या किस बात से आपको डर लगेगा। और फिर वो उसका इस्तेमाल करता है। हाँ, और फिर वो इन भावनाओं का इस्तेमाल आपको तर्कहीन फैसले लेने पर मजबूर करने के लिए करता है।
वो आपके पुराने घावों को कुरेदता है ताकि आप साफ साफ सोच ना सकें। ठीक है, ये सब जानना थोड़ा भारी पड़ सकता है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि दुनिया में भरोसा करने लायक कोई है ही नहीं। तो सवाल ये है कि अगर कोई इस चक्र में फंस गया है तो बाहर कैसे निकले? क्या किताब कोई रास्ता बताती है? हाँ, और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ समस्या नहीं बताती, समाधान भी देती है। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है समस्या को स्वीकार करना। सच्चाई का सामना करना। हाँ, उन भ्रमों को तोड़ना जो किसी ने अपने चारों ओर बना लिए हैं। उन झूठों को पहचानना जो व्यक्ति खुद को तसल्ली देने के लिए बता रहा है। ये मानना कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपको धोखा दिया, ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। और एक बार जब कोई सच्चाई को स्वीकार कर ले, उसके बाद क्या? किताब एक 5 चरणीय योजना देती है। हाँ, पहला कदम है जल्दी कार्रवाई करें, एक्ट फास्ट। मतलब इंतजार ना करें? बिल्कुल नहीं। ये इंतजार न करें कि चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, वो नहीं होंगी। देरी करने से धोखेबाज को अपनी पकड़ और मजबूत करने का मौका मिलता है। एक छोटा सा कदम, जैसे किसी भरोसेमंद दोस्त को सब कुछ सच सच बता देना, एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरा कदम है जल्द मदद लें। इसका मतलब है कि अकेले इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश ना करें। बिल्कुल, किसी ऐसे इंसान से सलाह लें जिसका उस स्थिति में कोई भावनात्मक या व्यक्तिगत स्वार्थ न हो। जैसे कोई दोस्त या काउंसलर? हाँ, वो एक दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई प्रोफेशनल काउंसलर हो सकता है। जब हम भावनात्मक रूप से उलझे होते हैं तो हम साफ साफ नहीं देख पाते। एक बाहरी, निष्पक्ष नज़र हमें वो सच्चाई दिखा सकती है जिसे हम देखने से बच रहे हैं। तीसरा कदम थोड़ा मुश्किल लगता है, पर्दा डालने की कोशिश ना करें। और ये बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग शर्मिंदगी के कारण सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि मैं इतना बेवकूफ़ कैसे बन गया। लेकिन इस शर्मनाक सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। आपको ये तय करना होता है कि क्या वो रिश्ता, चाहे वो दोस्ती का हो या प्यार का, बचाने लायक है भी या नहीं। सही बात है। सच्चाई को छिपाना जख्म पर पट्टी बांधने जैसा है, जबकि जरूरत उसे साफ करके इलाज करने की है। चौथा कदम बहुत जरूरी लगता है, खुद को माफ करें। ये शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पीड़ित अक्सर खुद को ही दोषी ठहराने लगते हैं, भोले होने के लिए, कमजोर होने के लिए, संकेतों को न देख पाने के लिए। हाँ, ये होता है। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये उनकी गलती नहीं थी। गलती उस इंसान की है जिसने उनके भरोसे का फायदा उठाया। खुद को माफ करना आत्मकरुणा की ओर पहला कदम है, और इसके बिना हीलिंग अधूरी है। और आखिरी 5वां कदम है अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करें, मतलब अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करना। हाँ, हमारा अंतर्ज्ञान या गट फीलिंग एक बहुत शक्तिशाली चीज है। ये हमारे अवचेतन मन का सिग्नल होता है। ये अक्सर उन खतरों को महसूस कर लेता है जिन्हें हमारा तार्किक दिमाग सबूतों के अभाव में नजरअंदाज कर देता है। अच्छा। अगर कोई इंसान या कोई स्थिति आपको सही नहीं लग रही, भले ही आपके पास इसका कोई ठोस कारण ना हो, तो उस भावना पर ध्यान दें। अपने मन को शांत करना और उस अंदर की आवाज को सुनना सीखना एक बहुत बड़ा बचाव है। किताब का एक आखिरी संदेश भी है। वो कहती हैं कि इस बुरे अनुभव को खुद पर हावी ना होने दें। बिल्कुल, किताब इस बात पर जोर देती है कि इस अनुभव की वजह से किसी को कठोर या दूसरों का शोषण करने वाला नहीं बनना चाहिए। किसी ने आपके साथ जो किया वो आप दूसरों के साथ ना करें। दर्द के चक्र को तोड़ना। हाँ, दर्द के उस चक्र को अपने साथ ही समाप्त करने का फैसला लेना, यही सच्ची ताकत है। इसका मतलब है कि आप अनुभव से सीखते हैं, लेकिन आप इसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बहाना नहीं बनने देते। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने सीखा कि डार्क साइकोलॉजी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि ये हमारी ही मानवीय जरूरतों, हमारे डर और हमारी भावनाओं पे पनपती है। इसकी चालों जैसे मैनिपुलेशन और धोखे और हमारी अपनी कमजोरियों के बारे में जागरूक होना ही बचाव की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। और किताब एक उम्मीद भरा संदेश भी देती है जो मुझे बहुत पसंद आया। वो कहती है, आपको चोट पहुंचाने वाले हर एक व्यक्ति के लिए दुनिया में 100 और लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं। ये एक अच्छी सोच है। तो इसका मतलब डरकर दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि होशियार बनकर बेहतर लोगों और बेहतर विकल्पों को चुनना है। और आज के श्रोता के लिए हम एक विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है कि ज्यादातर धोखेबाज कोई बड़े मास्टरमाइंड या जीनियस नहीं होते। वो बस लेने वाले यानी अवसरवादी होते हैं। वो बस मौका देखते हैं और उसे पकड़ लेते हैं।
ये विचार कि कई धोखेबाज बड़े योजनाकार नहीं बल्कि सिर्फ अवसरवादी होते हैं, हमें अपने रिश्तों और अपनी सीमाओं के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है।